ओ गाइस, हम लोग और एक नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। मैंने कल ही इसका और एक एपिसोड डाला था जो कि तकरीबन 43 मिनट का है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, इसी वजह से मैंने डाल दिया था। तो इसका और एक पार्ट लेकर आया हूँ जो कि अभी शायद 1 घंटा का हो सकता है, या तो मैं पूरी वीडियो को कंबाइन करके 11 घंटे का भी बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, 1 घंटे का मैं नया एपिसोड डाल रहा हूँ। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, ये मेरा एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो खैर, लास्ट एपिसोड जहां से खत्म होता है एग्जैक्टली उसी जगह से ये एपिसोड शुरू होता है। क्वीन बाओ जब गाना खत्म करके वापस आ जाते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं कि क्वीन जी अपनी मोबाइल पे इन सारे कमेंट्स को लोगों की देखने लगते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। लोग यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे थे। तभी बाओ क्वीन जी से यही पूछने लगती है कि क्या तुमने दोबारा से नए सॉन्ग के राइट को भी बेच दिया है। क्वीन जी बताने लगता है कि हाँ। तो बाओ बता दी कि तो इसका मतलब ये है कि तुम दोबारा से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हो। क्वीन जी कहता है कि हाँ। और तभी बाबा उसकी बात को सुनते हुए एकदम से गुस्से में आ जाती है और बताता है कि अगर तुम इस बार स्टॉक मार्केट में पैसा हार जाते हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन इधर क्वीन जी मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हें क्या पता कि मैंने 10 of thousands पैसा को बना ली है। लेकिन यहाँ पर बाबा इस बात से गुस्से में आने लगते हैं क्योंकि क्वीन जी उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। और जब इधर बाबा जो है क्वीन जी को बात करने लगते हैं कि देखिए, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मैंने कंपनी के बात किए हैं मेरे साथ दोबारा से, वो हमारे गाने की राइट्स को खरीदना चाहते हैं। तभी क्वीन जी कहता है कि क्या तुम अभी इंटरनेट कॉपीराइट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने उसे भी बेच दिया है। और क्वीन जी उसे ये भी बात करके बता दे रहे हैं कि अदर्स कॉपीराइट सच KTV, CD एंड बाकी सारे भी उसने बेच दी है। तभी बाबा उसे बताने लगते हैं कि उन लोगों ने हमें ये भी बताया कि वो हमें जो है बहुत अच्छी कीमत देंगे, यानी कि वो लोग डिविडेंड को भी देने के लिए तैयार है। ये कहते हुए वो दोनों पैर से यहाँ पर टेबल के नीचे लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन इस बार क्वीन जी जोर से उसकी पैर पे मारते, इसी वजह से बाबा चिल्लाते हुए क्वीन जी की सीधा ऊपर उठ जाते उसे मारने के लिए। लेकिन क्वीन जी उसे रोकते हुए फिर गुदगुदिया देने लगती है। और तभी बाबा क्वीन जी जीजिंग से बताने लगती है कि जीजिंग क्या तुम प्लीज मुझे मदद कर सकते हो। लेकिन जीजिंग उल्लू की लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं फंसते है। वो सीधा कहने लगती है कि अभी मेरी पेट भर चुकी है। ये कहते हुए वो निकल जाती है। तो उसको देखते हुए इधर बाबा मन ही मन सोच लेती कि आखिर उसको हुआ क्या है। खैर, उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर क्वीन जी इसी लड़के को, यानी कि मिस पे की जो भतीजा है, उसे ट्रेनिंग देने के लिए चले गए थे मार्शल आर्ट्स। वहां पर वो उसको कुछ मूव के बारे में बात करने लगते हैं, कुछ गाइड या एडवाइस देने लगता है कि जब तुम हमला करोगे तो उसे कैसे हमला करना चाहिए, किस प्रकार से हमला करने से उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगा। और फोर्फी ये भी बात करता है कि देखो, मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि तुम्हारा तेज कितना है, यानी कि तुम कितनी ज्यादा तेजी से काम करते हो। इन सारे चीजों को एनालाइज करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ते हैं। इवन सीक्रेट स्किल ऑफ मार्शल आर्ट्स आर इवन सिमिलर। और इसी चीज को जो है क्वीन जी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है बॉडी ट्रेनिंग, दूसरा है मूव ट्रेनिंग एंड तीसरा होता है रिटर्निंग टू सिंप्लिसिटी। और तभी हम लोग उसी जगह पर जो है जिकुई को भी देख पाती है, जो कि इन दोनों की इसी लड़ाई को देखते हुए वो बातें करने लगती है कि तुम सीधा इस बात को क्यों नहीं कह देते हो कि गोल्डन कोर, प्रिमल इन्फेक्ट, डिवाइन टर्न, मतलब बहुत सारे ऐसे बातों के बारे में बात करते हैं। तभी इसी चीज को देखते हुए वहां पर जो लड़का रहता है वो कहने लगता है कि हे देखो, बाहर की लोगों को मार्शल आर्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, तुम क्यों ना अंदर चले जाते हो। उसकी बहन उसके ऊपर गुस्से में आकर बताता है कि साइको, वो बहुत ज्यादा साइको है। और तभी उसकी बात को सुनते हुए ये लड़का बताता है कि मास्टर चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं। खैर, उसके बाद उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। क्वीन जी उसे कहता है कि मैं अभी आज से थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम है। तो उसे वो लंच करने के लिए कहता है, लेकिन क्वीन जी कहते ही नहीं, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। क्वीन जी जैसे ही बाहर जाने वाले होते हैं तभी मिस पी आ जाती है। और मिस पी आते ही बताने देती है क्यों ना तुम हमारे साथ लंच करके यहाँ से जाओ। लेकिन यहाँ पर क्वीन जी बताता है कि थैंक यू, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसी वजह से खा नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मिस पे की दोनों बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तो मिस पे बताते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाऊंगी। बाय द वे, क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है, क्योंकि तुम्हारे लोकल बहुत ज्यादा स्वीट फूड पसंद करते हैं। तो तभी यहाँ पर क्वीन जी बताने लगते हैं कि देखिए, यहाँ पर हर एक शंघाई नेस जो है वो लोग स्वीट फूड को पसंद नहीं करते हैं, और मुझे बिल्कुल भी स्वीट फूड पसंद नहीं है। तभी मिस पे बताने लगते हैं कि ठीक है, मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर जिकुई बताने लगते हैं कि ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जो लोग हमारे घर में खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता है। लेकिन तभी क्वीन जी यही बात करने लगता है कि हर वक्त जब मैं मिस पे नानमान की डिश को खत्म करती हूँ, खाना खत्म कर देती हूँ, तब मुझे हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता है।
और जब इस बात को सुनता हुआ ये झिकुई बताने लगती है कि इसका मतलब यह है कि खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आते हैं। क्विंसी भी बता देता है कि हाँ, उसमें एक ऐसे प्रतिभा है, टैलेंट है, जो कि वो अच्छे खाना को भी एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स दे देते हैं जिससे वो और भी ज्यादा बेकार बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये टेस्ट बेकार है। और इसी बात को सुनते हुए वो लड़का थोड़ा सा डरने लगता है। वो बताने लगता है कि मिस्टर क्वीन, देखिए आप इतनी ज्यादा इम्पल्सिव मत बनिए। अगर आप मेरे आंटी को इस बारे में बात कर देते हैं कि उसकी फूड बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है उसकी चेहरे पर, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तभी इस बात को सुनते हुए झिकुई बताने लगी कि नहीं, मेरी आंटी बहुत ज्यादा बोर्ड माइंडेड है, आप बोल सकते हैं। तभी उसकी बात को सुनते हुए उसका भाई बताने लगते कि देख तेरा इंटेंशन बहुत ही ज्यादा वीक है। तो तभी ली डोंगला यही बताने लगते कि मिस्टर क्वीन, आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए क्योंकि मेरी आंटी का टेम्पर बहुत ही ज्यादा बैड है। इस बात को सुनते हुए उसकी बहन भी बता देती है, अच्छा तो फिर तुम भी इस प्रकार का आदमी हो जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बातें करते हैं। देखो ऐसा आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसकी भाई उसे गुस्सा दिखाने लगता है, बताने लगता है कि तुम अभी रुकोगे क्या। तभी क्वींसी उन दोनों के बातों के बीच में ही बताने लगते हैं कि कम ऑन गाइस, तुम लोग जितनी ज्यादा एविस कर सकते हो मुझे कर सकते हो। इस बात को सुनते हुए झिकुई बताई, क्या तुम पागल हो गए हो। तो क्वींसी उसे कहते हैं कि गो हेड। तो सचमुच उसकी बात को सुनते हुए उसे लगने लगती कि ये सचमुच पागल हो गया है। और तभी उसे क्वींसी बताने लगती है कि सचमुच तुम इतनी ज्यादा बातें नहीं कर सकते हो। इस बात से झिकुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बताने लगती है यू फूल इडियट शिट। मतलब वो इतनी ज्यादा भी गालियां देने लगती है, गुस्सा हो जाती है कि क्वींसी उसे रोकता है और कहते हैं कि ठीक है अभी बहुत ज्यादा हो गया है। और तभी इधर क्वींसी को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सिस्टम उसे कोई मिशन देने वाला है। वो सिस्टम को बताने देते हैं कम ऑन एंगर एंड स्ट्रेच ब्रिंग आउट द मिशन। तभी उसे ये भी बताया जाता है कि मिशन मतलब ये दिया जाता है कि उसे एक अच्छे से एक डिलीशियस खाना बनाना होगा और सभी लोगों को इम्प्रेस करना होगा। इसी वजह से उसे 120 पॉइंट्स दिया जाएगा अगर वो इसी काम पे सक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर सक्सेस नहीं होता है तो सेम पॉइंट्स कट भी लिया जाएगा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मिस ली अपनी किचन पर खाना बना रही होती है। वहीं पर क्वींसी बाजार चली जाती है, बताती है कि मिस पी, क्या आप खाना बना रहे हैं। तो मिस पी उसे समझाती है कि प्लीज तुम बाहर इंतजार करो, खाना बहुत ज्यादा जल्दी रेडी हो जाएंगे। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते, उसी जगह पर खड़ा रहते और मिस पी की खाना बनाना देखने लगते हैं। और उसकी खाना बनाना देखते हुए यहाँ पर क्वींसी मने मन सोचता है कि उसको अच्छा तो मतलब वो खाना बनाना पसंद तो करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी टैलेंट की कमियां हैं। तो फिर वो पूछ लेती है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक मिस पी। तो मिस पी पहले तो जवाब नहीं देता है, लेकिन उसके बाद वो उस शेप मतलब उस डिश के बारे में बात करते हैं कि हुनन। तो फिर वो ये भी बताता है कि तुम क्यों ना बाहर जाके इंतजार करो। तो तभी क्वींसी बताता है कि मैं जस्ट यहीं पर देख रहा हूँ, मैं रिलैक्स करो, जस्ट आप अपना काम कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मिस पेई को तो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो उसकी जगह पर खड़ा रहे, तो फिर भी वो उसके सामने ही जल्दी जल्दी खाना बनाने लगते हैं। तो क्वींसी यहाँ पर उसे कुछ बातें के बारे में बता करने लगता है कि देखिए ऑयल अभी ज्यादा हीट नहीं हुआ है, तो अब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं दे रहे हैं। और फिर वो जब सोया सॉस को देने लगता है तो अभी वो बताने लगता है क्वींसी की देखिए सोया सॉस और कुकिंग वाइन को अभी इस समय नहीं दिया जाना चाहिए। और देखिए गवर्नमेंट पाउडर भी कुछ ज्यादा हो गया है और मुझे जो लगता है कि टेस्ट में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। और अभी चिली भी ज्यादा इनफ थिन नहीं है, आपने कुछ ज्यादा जल्दी दिया है, ये अभी जल भी गया है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो फिर भी उसकी बात को नहीं मानते, मिस पे ही खाना बनाकर उसे दे देते हैं। और इसी चीज को जो है क्वींसी टेस्ट करने लगता है। वो फिर टेस्ट करने हुए बताने लगता है कि देखिए यहाँ पर जो मीट है वो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया है और फ्लेवर में थोड़ा सा गवर्नमेंट पाउडर की स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है। मैंने बताया कि ये कुछ ज्यादा ही हुआ है। उसके बाद को सुनते हुए एकदम से मिस पे गुस्से में आ जाती है, बताते हैं कि क्वींसी तुमने जो कुछ भी बताया है, अगर तुम इन सारी चीजों को करेक्ट नहीं करते हो तो फिर मैं किसी को बताऊंगा कि तुम्हें हुआंगपू रिवर पे फेंक दे। ये भी अचानक से क्वींसी कहते हैं कि क्या आपके पास कोई भी मीट अभी बचा हुआ है। इस बात को सुनते हुए मिस पे बताने लगती है कि तुम क्यों बात करो इसके बारे में। वो बताने लगता है कि इसके वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक डिश बनाना चाहता हूँ। और फिर वो बताने लगी तो फिर तुम इससे क्या करोगे। वो बताने लगता है क्वींसी देखिए अगर आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते तो फिर आप मुझे उस रिवर में फेंक सकते हैं, मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी भी अपने हाथ में नाइफ ले लेता है और बताता है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे खड़ा मत रहिए, प्लीज आप मुझे चिली को धोने के लिए थोड़ा सा मदद कीजिए। इस बात को सुनते हुए एकदम से मिस पे गुस्से में आ जाते हुए बताते हैं क्या तुम मुझे बात कर रहे हो कि मैं चिली को वॉश करूं। और फिर यहाँ पर क्वींसी ये भी बात करता है कि जस्ट आप पैन को भी वॉश कर देना और मैं यहाँ पर मीट को काट कर लेता हूँ। इस बात से तो एकदम मिस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो तो मन ही मन इसे सोचती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी के अभी इसे हुआंगपू रिवर पे फेंक दूं। लेकिन ये भी तभी हम लोग क्वींसी को देख पाते जो कि इस मीट को एकदम बारीकी से पीस करते हैं।
और इसी पीस को देखते हुए यहाँ पर मिस पे सोचने लगती कि दिस मेक्स इट वेल कट। उसका जो स्किल है वो मुझसे थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कटिंग स्किल अच्छा है, इसका मतलब वो खाना बनाना में अच्छे होंगे। आई एम नॉट गुड एट कटिंग बट मेरी कुकिंग स्किल बहुत बढ़िया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो चिली को भी क्विंजी काट लेते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इन दोनों भाई बहन को देख पाते हैं। तो वहीं पर जो ली डोंगलाई है वो बात करने लगता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे आंटी इतनी गुस्सा नहीं होगा, सच में मेरा मास्टर किंदा ऑसम है। तो वहाँ पर जो जिकुई रहती है वो बता दे कि मुझे जो लगती है कि वो मेरी आंटी को चट रहे हैं, यानी कि वो उसकी कुकिंग स्किल के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो तभी ली डोंगलाई उसकी बात के जवाब देता है कि हमें जो है मतलब मुझे मास्टर ने ये बताया है कि हमें हर एक चीज़ को अपनी दिमाग से करना चाहिए, ना कि बल को प्रयोग करके। और मुझे जो लगता है कि वो आंटी को ज़रूर से ज़रूर मदद कर रही है, नहीं तो वो आंटी बिल्कुल भी उसे किचन पे नहीं घुसने देते। और इस बात को सुनते हुए जिकुई बता देती कि हे ली डोंगलाई, तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी मास्टर को जो है डिफेंडिंग नहीं कर रहे हो। तो तभी उसकी बात को सुनते हुए ली डोंगलाई बताने लगते कि ये मैं इसी वजह से क्यों कर रहा हूँ, इसके वजह से क्योंकि मिस्टर क्वीन वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं, वो अच्छे मार्शल आर्ट्स भी जानते हैं। इट्स बेटर कि मैं किसी अमीर आदमी को फॉलो ना करके ऐसे आदमी को फॉलो करूँ जो इन सारी चीज़ों में अच्छे हैं। और इस बात को सुनते हुए जिकुई बताने लगते हैं कि इस तुम्हारी बात को तो सुनते हुए मुझे ऐसा लग रही है कि वो हर एक चीज़ को करने में माहिर है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी कुकिंग स्किल से मेरी आंटी को जीत सकते हैं? और तभी अचानक से उन लोगों को कुछ अच्छी खुशबू आने लगते हैं। तो तभी अचानक से ली डोंगलाई बताने थे कि ये स्मेल तो बहुत बढ़िया है, क्या आंटी ने इतनी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है? वो लोग एकदम दौड़ने लगते हैं उसे चीज को देखने के लिए, लेकिन कुछ चीजों को देखते ही वो लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। यानी कि उसकी आंटी एक खाने को टेस्ट करते हुए बताने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो उन दोनों को इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ समझ में नहीं आते। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, खाने का टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि क्वीन जी इन सारे लोगों को खाना सर्व करते हैं। और फिर यहाँ पर जो है मिस पे खाना खाते हुए इन लोगों को वार्न करने लगती है कि देखो खाना खाने के वक्त अपने मैनर्स को संभाल के रखना। तो यहाँ पर ली डोंगलाई बताने लगता है कि क्वीन जी तुम सचमुच बहुत ज्यादा अद्भुत हो, क्यों ना तुम हमारे घर में आ जाते हो कुक बन के, तुम्हारा सैलरी भी एक 5 स्टार शेफ की तरह ही दिया जाएगा। और यहाँ पर जो जिकुई है वो भी सेम ही बात करते हैं। तो तभी मिस पे बताने लगती है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मेरी कुकिंग है वो इतनी ज्यादा डिलीशियस नहीं है, राइट? इस बात को सुनता हुआ डोंगलाई एकदम से बात को बदल देती है और बताने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को आपकी कुकिंग स्टाइल बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, बट हम लोग नहीं ये चाहते हैं कि आप कुछ ओवर वर्क करे खुद। और यहाँ पर जिकुई भी बताने लगते हैं कि हाँ हमें तो आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। इनफैक्ट यहाँ पर क्वींजी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है अगर हम लोग कंपेयर करें तो। जस्ट मैं ये बात कर रही हूँ कि आप कुक करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं। मिस पे इस बात को सुनते हुए बताती है कि ठीक है। और फिर यहाँ पर क्वींजी बताता है कि नानमन क्या आपको ये फूड पसंद आया? तभी मिस पे नानमन बताने थे कि दे आर ओके। और जैसे वो दे आर ओके कहते हैं, सिस्टम की तरफ से यहाँ पर क्वींजी को ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो अपने मिशन पे फेल हो गया है। इसका मतलब उसका 120 पॉइंट्स अभी डिडक्ट कर लिया गया है। तो फिर अभी उसके पास सिर्फ 60 पॉइंट बचा हुआ है। क्वींजी इस बात को सुनता हुआ एकदम से शॉक हो जाता है, कहते कि क्यों? मुझे लगा था कि ये स्किल सबसे ज्यादा उसे पसंद आएगा। आई थॉट कि उसे स्पाइसी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या तुम मेरे साथ सच में मजाक करो? क्योंकि मैंने इस चीज में एडवांस मास्टरी किया था। इस चीज में बहुत ही ज्यादा मुझे शेम्स होना चाहिए, ताकि अगर मुझे यहाँ पर फुल मार्क्स ना मिले तो। उसके ऐसे अजीबोगरीब हरकत को देखते हुए मिस पे बताने देती कि तुम्हें क्या हुआ है। तो क्वींजी बताती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। खैर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर खाना खाते हुए बैठ जाते हैं। तो तभी क्वींजी बताता है कि विल मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। तो तभी मिस पे बताने लगती है कि अभी जिकुई की जो पियानो टीचर है वो अभी रिजाइन कर दिया है, क्योंकि अभी वो अपनी वर्डिंग की प्रिपेयरिंग कर रहा है और अभी मैं एक नए टीचर्स को जो है अनदर टीचर्स को हायर करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर क्या तुम इस आफ्टरनून में हम लोगों के साथ आ सकते हो? तो तभी यहाँ पर क्वींजी बताने लगती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ में मैं आपको मदद कर सकता हूँ। वो ये कहते हुए भागना चाहता है, लेकिन बिल्कुल भी मिस पे उसे भागने नहीं देती है। बता दे कि प्लीज तुम बैठ जाओ। और फिर वो ये भी बात करती है कि मैंने उस वीडियो को देखा है, तुम पियानो भी बहुत अच्छी तरीके से बजा लेते हो। इस बात को सुनता हुआ क्वींजी बात करने लगता है कि नानमन मैंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट किया था कि आप भी ऐसे एंटरटेनमेंट सर्कल को फॉलो करेंगे। तो मिस पे बताने लगते हैं कि देखो अगर मैं ऐसी चीज को ऐसी न्यूज को फॉलो करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अभी यंगर फील होती है। और ये कहते हुए वो चुप रहती है और यहाँ पर क्वींजी भी यहाँ पर चाय पीते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर मिस पे एक जगह पर चले जाती है और बता दे कि क्या आप लोगों के पास कोई भी फ्री पियानिस्ट है यहाँ पर?
मैं यहाँ पर कोई ट्यूटर को हायर करना चाहती हूँ। तो अभी वहाँ पर एक लेडी स्टाफ रहती है, वो बताती है कि प्लीज आप यहाँ पर थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पर मैनेजर को अभी के अभी इन्फॉर्म करती हूँ। खैर तभी वहाँ पर जो जिकुई है वो बात करने लगती है यहाँ पर क्विंसी को देखते हुए, क्योंकि क्विंसी वहाँ पर कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे, तो उसको देखते हुए बताने लगती कि मैंने भी इस बुक को पढ़ा था कुछ साल पहले। इसका लॉजिक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका प्लॉट इतनी भी ज़्यादा अच्छे नहीं, ओल्ड है जस्ट। और जो राइटर है वो यहाँ पर कुछ ऑथर जो है वो कुछ राइट कर रहे हैं स्टोरीज, बोरिंग स्टोरीज को। अगर आप उसके साथ कुछ बातें करते हैं तो फिर वो उसे इग्नोर भी कर देते हैं। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर क्वींसी उसे बात कर रहे, ठीक है तो फिर तुम इसे ले लो और तुम खुद ही क्यों ना एक नोवेल लिख लेते हो। खैर कुछ समय के बाद ही वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं। मैनेजर आते ही बताते थे कि आप लोगों को किस प्रकार का म्यूजिशियंस की यहाँ पर जरूरत है जो आप लोग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मिस वही बात करने लगती कि मैं पियानो चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं, आप जस्ट यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं हमारे रिक्वेस्ट को, और मैं आपको इस बात को भी बात कर सकती हूँ कि अगर कोई भी टीचर, हमारी इस पियानो टीचर इस जॉब को लेते हैं तो फिर उसका मतलब अच्छा खासा उसे प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा दे देंगे। तो तभी वहाँ पर वो मैनेजर बात करने लगता है कि देखिए मैं लेट मी फ्रैंक है, यानी कि आपको साथ फ्रैंकली बात करता हूँ कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन होने वाले हैं अक्टूबर में, तो ज़्यादातर अभी टैलेंटेड पियानिस्ट वहाँ पर एसोसिएट किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे वो ये बात करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास जितने भी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड पियानिस्ट हैं वो सारे के सारे अभी बिजी है, क्योंकि उसके बाद और 1 अगस्त में कंपटीशन होने वाले हैं। फिर वो ये भी बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीलेंट पियानिस्ट भी है जो लोग अभी प्रैक्टिसिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत कंसल्ट कर सकता हूँ। इस बात को सुनते हुए मिस पेई कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं। तो तभी क्वींसी बता करने लगता है कि कोई भी यहाँ पर रेसिस्ट नहीं कर सकता है इजी जाइंट को। इस बात को सुनता हुआ जिकुई बहन करने की तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो देखो मुझे जो जहाँ तक समझ में आता है वो मैं बात कर देता हूँ कि यहाँ पर क्वींसी ये बात करता है कि अगर आप लोग को मतलब कोई किसी को ऐसे पैसों के बारे में डायरेक्टली बात कर देंगे तो फिर वो लोग तो अपने वॉइस को चेंज कर ही देंगे ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी पियानो टीचर का जो है क्लियर प्राइस रेस्ट नहीं होता है। द प्राइस ऑफ देयर क्लास नेचुरली डिफरेंट होता है, यानी कि डिफरेंट रेपुटेशन एंड डिफरेंट लेवल के अनुसार। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बर्गरिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेगोशिएट अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो वो अपना फॉर्च्यून को यहाँ पर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। खैर उसके बाद मैनेजर वहां पर एक आदमी को लेकर आ जाते हैं और बताते हैं कि प्लीज आप एलो कीजिए ताकि मैं इसे इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ। ही इज अ टॉप पियानिस्ट इन दिस कंट्री, यानी कि इस कंट्री का सबसे ज्यादा बेस्ट पियानिस्ट है वो। फिर वो आदमी जो है यानी कि मैनेजर बात कर लेती कि मिस्टर ली, ये लेडी यहाँ पर आए हैं एक टीचर को हायर करने के लिए, और मिस पेई यहाँ पर मिस्टर ली है वो एक बहुत ज्यादा फेमस डेमोस्ट्रेटिक पियानिस्ट है। वो जो जब छोटा था तब से वो पियानो बजा रहे हैं और उसने बहुत सारे अवार्ड्स को भी जीते हैं। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन होने वाले हैं इस अक्टूबर में, उस जगह पर कभी इसने मतलब अप्लाई किया है, यानी कि वो भी एक कैंडिडेट ही है। इस बात को सुनते हुए मिस पे एकदम से बात करने लगती, तो अगर यहाँ पर सारा का सारा पियानिस्ट बिजी है, अच्छे अच्छे पियानिस्ट, तो फिर ये कैंडिडेट होने के बाद भी ये मतलब फ्री कैसे हो सकता है। इस बात को सुनते हुए वो लोग भी एकदम से स्टंड हो जाते हैं और यहाँ पर क्वींसी तो हंसने लगता है। तो तभी वो मैनेजर बात को घुमाते हुए बात करने लगता है कि इट्स रियली हार्ड टू फाइंड ए गुड पियानिस्ट। अगर आपको ये लगता है कि वो ठीक है, ओके है, तो फिर हम लोग प्राइस के बारे में आगे बात कर सकते हैं। तो मिस बताते हैं कि ठीक है आप बात कीजिए। तो तभी मैनेजर बताता है कि यूजुअली यहाँ पर क्लास $215 लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले हैं, यहाँ पर ज़्यादा पियानिस्ट नहीं है, तो हम लोग अभी $290 लेंगे पर क्लास। इस बात को सुनते हुए एकदम से क्वींसी सोचने लगता है कि इसका मतलब ये है वो वीकली जो है कुछ 3 क्लासेस लेंगे, इसका मतलब वो कॉस्ट करेगा $870। इट वुड बी $3,500 पर मंथ। तो तभी मिस पे बात करने लगती है कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद द प्राइस। लेकिन यहाँ पर मिस पे ये भी बात करने लगती है कि लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मिस्टर ली जो है वो मेरे सामने एक गाना बजाए, और मेरे बगल में जो लड़का है वो भी एक बहुत ज्यादा एक्सीलेंट पियानिस्ट है। तो क्वींसी फिर उस आदमी को कहता है कि हाय। तो अभी वो आदमी कहता है क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ। तो क्वींसी बताता है कि मेरा नाम है क्वींसी। तो फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम प्रोफेशनल हो। अरे क्या तुम प्रोफेशनल हो? मैंने तुम्हारे नाम का कभी भी नहीं सुना है। तो क्वींसी कहता है कि नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं किया हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि आप कौन से गानों को सुनना चाहेंगे। तभी यहाँ पर जिकुई उसी गाने को नाम बारे में बात करते हैं जो कि क्वीन बाओबाओ ने गाया था। तो इस बात को सुनते हुए वो आदमी सर खुजाने लगता है। तो तभी यहाँ पर जो मैनेजर है वो कहता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है जो कि आई एम ए सिंगर में गाना गाया था।
तो वो मैं जो पियानिस्ट है वो बताता है कि मैं बिल्कुल भी पॉप म्यूजिक को नहीं बजाता हूँ। तो वो मैनेजर कहते हैं कि जस्ट तुम उसका टुकड़ा ही बजा दो मिस्टर ली, क्योंकि वीवो में कुछ समय पहले आपने इसे पोस्ट भी किया था, वो बहुत ज्यादा अच्छे भी हुआ था और बहुत सारे लोग भी इसे पसंद किए थे। इस बात को सुनता हुआ वो लड़का कहता है कि यू मीन फॉर क्वीन बाबा। और फिर वो मैनेजर बताता है कि हाँ, मैंने उस वीडियो को बहुत बार देखा है जो कि तुमने बहुत बार रिकॉर्ड भी किए थे। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, सचमुच ये एक एब्सोल्युटली ये एक मास्टरपीस है। तो तभी मिस भी बताने रही थी कि मैंने भी इस गाने के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। मैंने ये सुना है कि जो म्यूजिशियंस के एसोसिएट्स हैं वो लोग इसी म्यूजिक को जो है इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन में इसका पार्ट भी डालना चाहते हैं। तो तभी क्वींसी कहते हैं कि क्या सचमुच? मुझे लगता है कि ये गाना सचमुच बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो ये मिस्टर ली है वो पियानो के सामने चाहते हुए उसकी पियानो को बजाने लगता है। वो जैसे पियानो बजाने लगता है यहाँ पर सारे लोग उसके पियानो को सुनते हैं और सुनते हुए इतनी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सभी लोग तालियां मारने लगते हैं। वहाँ पर मैनेजर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उसका आदमी जो गाना उसका पियानो बजाना खत्म हो जाता है, तभी क्वींसी उसे बताता है कि दिस इज नॉट ए कॉन्सर्ट। तो मैनेजर कहता है कि नाइस जॉब राइट मिस पी। तो मिस पी बताते हैं कि आई थिंक द ओरिजिनल इज द वन बेटर। तो तब यहाँ पर मिस्टर ली नामक जो ये पियानिस्ट है वो बताने लगता है कि मिस पी, आई हैव नो डाउट अबाउट द टैलेंट ऑफ टैलेंटेड कंपोजर। लेकिन यहाँ पर जब मेरी बारे में बात आती है कि मैं जब गाना ऐसे प्ले कर रहा हूँ, पियानो बजा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बेहतर हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा। और मैं एक बात भी कर सकती हूँ कि उस समय वो इतनी ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से हो गए थे क्योंकि वो एक नया गाना था, इसी वजह से। इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती है कि बहुत बढ़िया पॉइंट किया है, ठीक है गो ऑन। और तभी यहाँ पर मिस्टर ली नामक लड़का बताता है कि म्यूजिशियंस एसोसिएशन जो है वो लोग इसे इसी वजह से इनवाइट किया था क्योंकि वो लोग इसकी एबिलिटी को डायरेक्टली चेक करना चाहते थे। और जहां तक मुझे इस चीज के बारे में पता है कि म्यूजिशियंस ने बिल्कुल भी इसे कांटेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर मिस भी बताने लगती है क्वींसी को, तुम इस चीज के बारे में क्या कहते हो? तो क्वींसी बताने लगता है कि साउंड्स तो सिमिलर ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाहर के लोगों की आंखों में ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। तभी जिकुई भी बताने लगती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कि मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है आंटी, आप उसे रख सकते हैं। इस बात को सुनता हुआ मैनेजर भी उसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दे देते हैं और बताते हैं कि ओके फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर सकते हैं। मैं किसी को वो बता देता हूँ इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मिस पे भी बता करती है कि एक मिनट रुको क्वींसी, तुम अपना ओपिनियन मुझे बताओ। तभी क्वींसी बात करते हैं कि ओके फिर। तो यहाँ पर क्वींसी कुछ यहाँ पर पियानो के बारे में बात करते हैं कि इट्स ए रैंडो फ्रॉम म्यूजिक ABACA, मतलब ये एक रिदम है जो कि 3/8 को कहा जाता है। अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखा जाए तो ये परफेक्ट है। यहाँ पर उसका फॉल्ट के बारे में वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है कि यहाँ पर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो कोई भी क्वीन बाबा के लिए यहाँ पर जो कोई भी पियानिस्ट गाना बजाता है इंटरनेट पे, उन सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल यू डोंट हैव द कंप्लीट म्यूजिक स्कोर, दैट्स ऑल, थैंक यू। इन सारे बातों को सुनते हुए सभी लोग एकदम से शौक ही रह जाता है कि यहाँ पर क्वींसी क्या ही आखिरकार बात कर रहा है। तो यहाँ पर आदमी गुस्से में आ जाता है मिस्टर ली और बता दी कि हाँ मेरे पास एकदम से परफेक्ट स्कोर नहीं है, तो फिर तुम्हारे बारे में तुम क्यों नहीं बताते हो? तो तभी क्वींसी बताता है कि ये मेरा दिमाग पे है। तो तभी इधर क्वींसी की बात को सुनता हुआ ये आदमी थोड़ा सा हंसने लगता है और फिर कहते हैं कि ही क्या तुम कुछ ज्यादा एडिक्टेड नहीं हो गए हो शोइंग ऑफ दिखावा करने के लिए? तुम अपने आप को क्या ही समझते हो? तब यहाँ पर ये मैनेजर भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यंग मैन, मिस्टर ली एक प्रोफेशनल पियानिस्ट है। बहुत सारे ऐसे फेमस पियानिस्ट है जो लोग उसकी वीडियो को देखते हुए उससे तारीफ भी किया है। तब यहाँ पर मिस्टर ली बताने लगता है कि विल, क्या तुम हम लोगों के लिए बजा सकते हो विलू? तब यहाँ पर जो है क्वींसी इन दोनों को देखने लगते हैं, यानी कि मिस पी और जिकुई को। तभी अचानक से सिस्टम की तरफ से जो है उसे एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, यानी कि उसे एक इवेंट मिशन दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर तुम्हें इस मिशन को लेना होगा और तुम अगर सभी लोगों को शॉक कर देते हो फिर तुम्हें 120 पॉइंट्स मिलेगा, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर कट लिया जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर क्वींसी मन ही मन सोच लेते हैं कि यहाँ पर हर एक लोगों को हैंडल करना आसान है एक्सेप्ट पेई नानमन, क्योंकि उसने जो आज कुकिंग किया था वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। अगर दोबारा से इस बार वो फेल कर देता है इसका मतलब है उसके पास और कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। तो अचानक से वो आदमी कहते हैं कि हे, क्या तुम सचमुच अभी नहीं बजाने वाले हो? वेल, कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है जिसे कोई भी कॉमन लोग गाना गा सकते, मतलब बजा सकते हैं। इस बात को सुनते हुए क्वींसी एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर वो मन ही मन सोचता है कि व्हाटएवर, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। सिस्टम, मुझे अभी एडवांस मास्टरी चाहिए पियानो स्किल में। और तभी उसको जो है एक्सचेंज कर दिया जाता है पॉइंट के रूप में और अभी उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट ही बचा हुआ है।
और फिर वो पियानो के पास जाके गाना को बजाने लगता है। जैसे बजाने लगता है सभी लोग एकदम से पागल हो जाते हैं, मिस पे भी एकदम पागल हो जाती है, मतलब सभी लोग। और ये पर मिस्टर पे नामक ये आदमी एकदम से शॉक में आ जाता है। वो सोचता है कि हाउ कुड ही प्ले दिस सो वेल, ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर जो ऑडियंस रहते हैं उनमें से एक लड़की बताता है कि किसी को भी इतनी ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कॉम्पोजर भी इस चीज़ को सुनेगा ना, वो भी एकदम शर्मिंदगी महसूस करेंगे। एक लड़का कहते हैं कि वो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अभी के अभी इसे पोस्ट कर दूंगा। और तभी अचानक से ये आदमी मिस्टर ली बताता है कि तुमने ये चीज़ कैसे किया। और तभी अचानक से डायरेक्टली क्वींसी मिस पेई से पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा। मिस पेई आपको मतलब अपने बालों को सहलाता हुआ एक स्माइल देते हुए वो कहने लगती है कि मतलब कुछ कहने वाली है। तभी क्वींसी मन ही मन सोचता है कि प्लीज इस बार मत कहना कि इट्स ओके बा ठीक है। तभी अचानक से मिस पेई बताने लगी कि इट्स व्हाट्स एक्सीलेंट। जैसे वो एक्सीलेंट कहते हैं तभी सिस्टम भी उसे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन अभी सक्सेस हो गया है, आपको 120 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो फिर वो मन ही मन सोच रही थी कि क्वींसी की फॉर्चुनेटली उसने ये बोल दिया क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्किल्ड यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट समझता है कुकिंग में। खैर तभी अचानक से मिस्टर ली नामक ये लड़का कह रहा है कि तुम्हें ये टोटली कैसे पता चला, मतलब टोटल स्कोर कैसे बारे में पता चला। तभी क्वींसी उसे बताता है क्योंकि मैंने इसे ही कंपोज किया था, सो यू टेल मी। और इस बात को सुनते हुए सभी लोग एकदम से स्टैंड रह जाते हैं, एकदम शॉक में आ जाता है। सब लोग उसके पास आ जाते हैं उसके साथ एक तस्वीर लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि कंपोजर आखिरकार उसके सामने है। तो तभी मैनेजर इधर मिस पेई को बात करने लगती कि मिस पेई ये कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस पेई यहाँ पर क्वींसी की तरफ देखने लगता है। कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है। जिक्वी क्वींसी को बात करने लगती है कि क्वींसी क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तभी क्वींसी उसे कहने लगती है कि देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो जिक्वी कहती है कि देखो मुझे इस बात का कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी टीचर को भगाने के लिए, पियानो टीचर को भगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसी वजह से तुम्हें करना होगा। लेकिन क्वींसी उसे समझाने लगते है कि देखो मैं सीरियस कर रहा हूँ। तभी मिस पेई बात करती है कि क्वींसी तुम इस चीज के बारे में सोचो। लेकिन क्वींसी बिल्कुल भी नहीं सोचता है। क्वींसी कहती है कि नोप, क्योंकि क्या तुम लोग सचमुच मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पर एक पार्ट टाइम ट्यूटर हूँ। क्या तुम लोगों को सचमुच ये लगता है कि मैं आलसी हूँ। देखो मेरे पास ज्यादा वक्त मुझे नहीं मिलता, अगर मुझे ज्यादा टाइम मिलता है तो फिर मैं यहाँ पर स्टॉक को एनालाइज करूंगा क्योंकि यहाँ पर ट्यूटर से वहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही पैसा मिलेगा। खैर उसके बाद वो घर से चले आता है। वो आते ही यहाँ पर अपनी लैपटॉप में कुछ चीज़ों के बारे में अपडेट देखने लगते हैं कि उसकी गाना सॉन्ग्स वीडियो के बारे में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगते हैं। उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे। तभी अचानक से उसकी फ़ोन बजने लगते हैं। वो जैसे फ़ोन पकड़ते उसकी साइड से उसके दोस्त लोग बदलते कि हे क्या उस वीडियो में तुम थे, सचमुच हमें बताओ। तो तभी यहाँ पर क्वींसी उन लोगों को बताती है हे तुम लोग किस वीडियो के बारे में बात करो, तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात करो, मुझे सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम बकवासें बंद करो, तुम जो कुछ भी बन जाओ, हम लोग तुम्हें जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तुम इतनी ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहे हो, क्या तुम सचमुच समर वेकेशन में प्लास्टिक सर्जरी कर ली हो, और क्वीन बाओबो भी तुम्हारी सिस्टर है, हाउ कुड इट बी, यानी कि मेरी जो गॉडेस है वो तुम्हारी मेरी बॉडी के सिस्टर है। और तभी वहां पर वो मोटा वाला उसका दोस्त बताता है क्वींसी क्या तुम सचमुच मेरी ब्रदर इन लॉ बन सकते हो। और क्वींसी इन लोगों की बात तो सुनता हुआ एकदम से गुस्से में आ जाता है, कहती कि तुम लोग अपना बकवास बंद करो। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि कंपनी का सीन जहाँ पर कुछ लोग अपनी मीटिंग करने लगते हैं कुछ कंपोजर और गाने के बारे में। देखो इसी जगह पर मैं किसी को भी अभी तक नहीं जानता हूँ और आप लोग भी इन लोगों में से किसी को भी नहीं जानते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि कंपोजर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, साइन करने के लिए एग्री कर लिए थे, लेकिन बाय द टाइम उसी समय अनदर कंपनी ने उसे अप्रोच कर लिया। इस बात को सुनता हुआ एक आदमी कहते कि वो लोग कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस उन लोगों को ऑफर कर रहे थे, इसी वजह से। तभी एक लेडी बताती है कि हमारे पास तो हमारे ओन कंपोजर है, लेकिन वो लोग अभी जूलू को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो एक आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अभी एक नंबर 1 सिंगर है, ऑफ कोर्स दे वुड गिव हर मोर रिसोर्सेज। तभी और एक लड़का है वो कहता है कि देखो यून हन भी एक एक्सीलेंट सिंगर है, यानी कि उसके पास ही जो लड़की बैठी हुई है वो जब मतलब छोटी थी तब से वो इसी म्यूजिक टैलेंट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो जब 20 में था तभी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, और वो इसी बिजनेस में जो है काफी 8 सालों से है, और उसके लिए सेकेंड टायर के सिंगर बनना इतनी भी ज्यादा मतलब कठिन नहीं होगा। तो और एक लेडी रहती है वो बात करती है कि एल्बम जो है नेक्स्ट वीक ही रिलीज होने वाले हैं, और हमारे लिए अभी बहुत ही ज़्यादा ये लेट हो गए कि नया पार्टनर को ढूंढना, हाउ अबाउट कि हम लोग डेट को पोस्टपोन कर दे। इस बात को सुनता हुआ वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कहती कि क्या
और वो ये बात करने लगते हैं कि वो में इन सारी चीज़ों को पब्लिक कर दिया गया है। अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो यूनहान अपनी फैंस को कैसे एक्सप्लेन करेगा, ये उसके रेपुटेशन को एकदम से डैमेज कर देगा। तो फिर वो ये भी बात करता है कि आप इन सारी चीज़ के इंचार्ज में हैं, आप बहुत सारे कंपोजर को तो आपको जानना चाहिए, क्या आप में इनमें से किसी भी मतलब दूसरे कंपोजर को आप जानते हैं? तो एक आदमी कहता है कि अभी के हाल में के दिन में कंपोजर बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि अभी दिन में सिंगिंग इतनी ज़्यादा और प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स कंपोजर हैं जो लोग इतनी ज़्यादा लेजी हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कम लिखते हैं। इसी वजह से आज हमारा ऐसा सिचुएशन आ गया है। तभी वो आदमी अपनी सर में हाथ रखते हुए बात करने लगता है कि मुझे सचमुच ये पता नहीं कि आप आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। उसके बगल में वो एक लेडी को देख पाती है जो कि अपनी मोबाइल पे खोई रहती है। इसी चीज से वो उसके ऊपर गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है। अब बता दें कि तुम अपनी फोन को क्या नीचे अभी नहीं रख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग एक मीटिंग में हैं, क्या तुम थोड़ा बहुत सीरियस हो सकते हो? तो उसके बगल में वो लड़की बतलाई थी, क्या तुम सचमुच दोबारा से ये कर रहे हो? तो जो लड़की मोबाइल को देख रही थी वो कहती है कि नहीं यूनहान, ये क्वीन बाओबाओ के ब्रदर है जो कि अपने फेस को दिखा दी है। वो क्वीन बाओबाओ के लिए ऑन द स्पॉट प्ले करते हैं। वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और वो देखने में भी बहुत ज्यादा क्यूट है। यानी कि वो लोग उसी क्वींसी की उस पियानो बजाने वाले वीडियो को देखते हैं। इसी चीज को देखते हुए ये लड़की यूनहान बता लेती है कि क्वीन बाओबाओ सच कुछ बहुत ज्यादा लकी है। अगर मेरे पास इतनी ज्यादा एक अच्छे ब्रदर होते तो फिर मुझे आज एक नए गाने के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को सुनते हुए वो लड़की बताने लगती है कि क्यों, इसके बारे में क्या ख्याल है अगर हम लोग क्वीन बाओबाओ से मदद मांगे तो? एक आदमी कहता है कि इस चीज के बारे में भूल जाओ, क्योंकि हमारे कंपनी ने क्वीन बाओबाओ से उसकी सॉन्ग की कॉपीराइट के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, लेकिन उसकी ब्रदर ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया गया है। तो एक आदमी कहते हैं कि ऑफकोर्स वो हमें इस चीज को नहीं देगा, इसी वजह से क्योंकि क्वीन बाओबाओ अभी IMA सिंगर में बहुत ही ज्यादा बिजी है। तभी यहाँ पर उस लड़का जो है इस यूनहोन नामक लड़की को थोड़ा सा कहने लगते है कि देखो, ली यूनहोन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मैं उसे बोल सकता हूँ, तभी मैं उसे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं कि वो इस बारे में एग्री करेगा भाई या नहीं। तभी दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग दोनों यहाँ पर चले आते हैं। तब उसे देखते कहते कि ये यूनहोन। तभी यूनहोन के साथ साथ यहाँ पर क्वीन बाओबाओ भी चले आती है। वो देखते ही उसे बता देती कि आपने अपने साथ साथ एक नए सुपरस्टार को भी लेकर आए हैं। तो ये जो लेडी उसके साथ लेकर आया है क्वीन बाओबाओ को, वो बात करने लगते हैं कि हाँ, तुमने मुझसे मदद मांगी और इसी वजह से मैंने क्वीन बाओबाओ को इस चीज के बारे में बताया, तो फिर वो आने के लिए एग्री कर दी। तो यहाँ पर जो सिंगर जिसके लिए इतनी ज्यादा तामझाम हो रही थी, वो बाओबाओ को बात करने लगती कि बाओबाओ, क्या तुम सचमुच मुझे मदद करना चाहते हो? तभी बाओबाओ उसे भी बताते हैं कि देखो यूनहान, तुम मेरी कलीग हो, तो फिर मैं एक दूसरे को क्यों ना हम लोग मदद करें। तो यूनहान भी इस बात को सुनते हुए बताते हैं कि उसका अप्रिशिएट करते हैं, शुक्रिया अदा करती है, और ये भी बात करती है कि तुम सचमुच, मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो बाबा बताते हैं कि ठीक है, मैं अभी अपनी ब्रदर को फोन करती हूँ। और फिर वो बताते हैं कि क्वींसी देखो, मुझे मदद की जरूरत है। कुछ समय के बाद ही क्वींसी उसे बताती है कि देखो, मैं अभी राइट नाउ बिजी हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी गाना नहीं लिख सकती हूँ। इस बात को सुनते हुए एकदम से बाबा गुस्से में आ जाती है और बताती है कि तो फिर तुम ये बात करो कि तुम मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहते हो राइट नाउ, ठीक है? तभी वो ये कहते हुए फोन को लाउड स्पीकर पे डाल देते और इन लोगों के सामने रख देते। और उस साइड से क्वींसी बताते कि नहीं, तुम जो चाहते हो मुझे वो करना तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम्हें जब भी किसी गाने की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए तब भी वो लिख दूंगा। इवन अगर तुम्हें कोई स्टार भी चाहते हो, तुम चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए उसे खींचते हुए नीचे ला सकता हूँ। तो फिर अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस प्रकार का गाने की जरूरत है। और तभी बाबा बताती है, क्या तुम जू यनहू को जानते हो, वो फेमस सिंगर? तुम उसके लिए उसकी स्टाइल में जो कि उसकी स्टाइल में फिट होते हैं वैसे गानों को लिख दो। इस बात को सुनते हुआ मुझे कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो तभी बाबा उससे पूछने लगती कि क्या तुम ऐसा नाटक नहीं कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी सुनने में नहीं आया? तभी वो बात करने लगती कि मैं उसके नाम को सर्च कर रहा हूँ। इस बात को सुनते हुए यूनहू थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है। खैर उसके बाद बाबा बात करने लगती है कि देखो कि मेरा ब्रदर जो है वो इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट सर्कल में अटेंशन नहीं देते हैं। तो यूनहू बता देती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो एक पियानिस्ट है, मुझे समझ में आती है। और तब अचानक से यहाँ पर क्वींसी बताने लगती है कि वो प्रीटी है, लेकिन उसकी सिंगिंग स्टाइल इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस बात को वो सुन लेती क्योंकि ये तो फोन तो लाउड स्पीकर पे है। खैर तभी बाबा भी इस चीज को कवर करने के लिए बात करती है कि देखो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे ब्रदर बहुत ज्यादा शार्प टांग वाले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था। तो वो लड़की सोच लेती कि अच्छा ऐसा बात है, और ये कहते हुए मन ही मन सोचती है
कि सचमुच मुझे इन लोगों को रोकना चाहिए क्योंकि ये दोनों मिलकर मेरे सचमुच बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। तो तभी वो लड़की योनहान बताने लगती कि मुझे लव सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है तुम्हारी फेरी टेल स्टाइल में। तभी बाओ इधर क्विंसी को कहता है कि क्या तुमने ये सुना, तुम्हें जो 2 दिन के अंदर अंदर इसे फिनिश करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी क्विंसी बता दे कि नहीं मैं तुम्हें अभी के अभी एक दे रहा हूँ। और इसी चीज को सुनता हुआ सभी लोग एकदम से शॉक में आ जाता है। तो जैसे वो एक गाना देते हैं तभी बाबा उसे कहते हैं कि ठीक है तुम अभी के अभी इस गाना को गाओ। तो फिर वो फोन के उस साइड से इस गाने को गाने लगते हैं और जैसे वो गाने लगते हैं सभी लोग इस गाने को सुनते हुए एकदम से फिदा होने लगते हैं क्योंकि ये गाना बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और फिर वो बात करने लगती वो लड़की कि हेलो मैं यनहू बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गाने का नाम क्या है। तभी यहाँ पर क्विंसी बात करता है कि ये एक नया फैट गाना है और मिस जू मैं आपकी सचमुच बहुत बड़ी फैन हूँ। तो तभी मिस जू बात करने की थैंक यू मिस्टर क्वीन, तो फिर आप मुझे क्या प्लीज आप अपना बैंक के अकाउंट नंबर मुझे बता सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट हो मैं आपको आपके गाने को खरीदने के लिए दे सकती हूँ। तभी यहाँ पर क्विंसी कहता है कि आप मेरी प्राइस के बारे में सिस्टर के साथ बात कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर बाओ फिर बात करते हैं कि हाउ अबाउट कि तुम $720 दो। तो मिस इशू बात करती है कि $720 में तो हम लोग लिरिक्स भी नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बात करती है कि अगर तुम अच्छा है तो फिर तुम मुझे डिनर पे भी कभी भी इनवाइट कर सकते हो। इस बात को सुनते हुए मिस इशू बताती है ठीक है ये एक अच्छी डील है। और ये कहते हुए मन सोचने लगती कि ये लड़की सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी है, वो एक दिन बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। और इधर बाओ मन सोच रही थी डैम ये गाना तो सचमुच बहुत बढ़िया है, सचमुच बहुत बड़ी लॉस हो गई है मुझे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर क्विंसी खाना तैयार करते हैं। तो उसी समय जो है जीजिंग भी चले आती है। तो जीजिंग को देखते हुए बात करते हैं कि अभी खाना तैयार है, लेकिन जीजिंग यहाँ पर उसे देखते हुए जीजिंग को बहुत ज्यादा उसे खूबसूरत लग रही थी। तो जीजिंग यहाँ पर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि हर दिन मतलब पूरा दिन मुझे ऑफिस पर बैठे रहनी पड़ती है, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती है। तभी उसके बाद एकदम क्विंसी आ जाता है और कहता है कि मैसेज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी इस बात को सुनते हुए जीजिंग बताई ओके बट जस्ट कमर में मरे कर देना। तो तभी क्विंसी कहती कि अरे रिलैक्स रहो क्योंकि मैं वॉनेस्ट लड़का हूँ। तो क्विंसी फिर उसकी वेस्ट में कमर में मतलब टच करने लगते हैं और टच करते हुए मन में सोच लगती है वाओ ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। और उसने मुझे जो मैसेज देने के लिए एग्री कर दिया। इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है कि हम दोनों के जो रिलेशनशिप है वो के नए स्टेज की तरफ जा रहा है। डज इट मीन कि क्या वो मुझे सचमुच पसंद करते हैं। और तभी इधर जो है जीजिंग वो मन सोच रही थी कि ये सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी फील हो रही है और मुझे ऐसा लग रही है कि मैं इस चीज में भी एडिक्टेड बन जाऊंगी। खैर तभी अचानक से उसी जगह बाबा चले आती है। बाबा को देखते वो दोनों डर सा जाते हैं। तो जीजिंग बाबा को बात करने लगती कि हे तुम वापस आ जाओ जी, और मैं दोनों तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे डिनर के लिए। लेकिन इसके बाद को सुनते इधर बाबा मन सोच रही थी क्या वो अभी उसे जो है जी करके भी पुकार रहे हैं। खैर वो गुस्से में बात करती है कि चलो अभी खाने के टेबल पे चलो। तो सीन शिफ्ट होता है, वो लोग खाने के टेबल पे खाना खाने लगते हैं। क्विंसी बता लेती कि तुम लोग इस कैरेट को ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर बाओ और जीजिंग दोनों बात करते हैं कि उन लोगों को कैरेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर तभी अचानक से यहाँ पर क्विंसी की फोन रिंग होता है और देख पाते कि ली डोंगलाई उससे फोन करते हैं। तो जैसे वो फोन को मतलब पकड़ते हैं तभी उस साइड से कहते हैं कि क्विंसी हाउ अबाउट कि आज रात हम लोग कोराको म्यूजिक करें। लेकिन क्विंसी उसे बता करता है कि मैं बिजी हूँ। लेकिन उस साइड से वो लड़का कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा जो ये मूड है वो ओकेजनली टेस्ट बदलता है ना। और इन पर सारी चीजों को जो सुन लेते हैं बाओ और जीजिंग। तो बाओ इधर बात करती है कि ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है कि जो कि तुमसे ऐसे बात करते हैं। तो जीजिंग कहती है कि देखो अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो बाहर मत जाओ, और वैसे भी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है रात में जागना। तो तभी यहाँ पर क्विंसी उसे कहता है कि बाय। तो वो लड़का कहता है कि नहीं डोंट, ये बिल्कुल भी मत करो। मैंने सब लोगों को ये बता दिया है कि तुम आ रहे हो। अगर तुम रिफ्यूज कर देते हो तो फिर मेरा कोई भी चेहरा नहीं रहेगा मेरे दोस्तों के सामने। इस बात को सुनते हो क्विंसी कहता है कि क्या दोस्त। तभी वो कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे मेंस एंड वुमेन है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को भी पसंद आते हैं तो फिर तुम इनमें से किसी को भी उठा सकते हो। और इस बात को भाव और जीजिंग दोनों ही सुनते हुए गुस्से में आने लगते हैं। इस बात को सुनते वो एकदम से फोन को काट देते हैं क्विंसी और कहते हैं कि फक ऑफ। और फिर वो पकड़ने लेते हैं कि वो बकवास कर रहे हैं। और फिर जैसे वो फोन को काट देते दोबारा से रिंग होने लगता है, लेकिन वो इस बार पकड़ते नहीं है। तो जीजिंग बात करने लगती है कि देखो आंसर कर लो, ऐसे किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्विंसी जो है फोन को पकड़ते हैं। तभी अचानक से बाबा फोन को ले लेते हैं और लेते हुए वो कहने लगती है कि चलो मुझे अभी देखने दो कि वो क्या कर रहे हैं। तो तभी वहाँ साइड से ली डोंगलाई बात करता है कि देखो क्विंसी मैं जस्ट तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं और अपनी बहन जो हम दोनों जा रहे हैं और हमारे जितने भी ज्यादा फ्रेंड है सभी लोग पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड के साथ आते हैं।
मैं सभी लोगों के साथ तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और मेरी आंटी भी इस चीज के बारे में जानते हैं, वो भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। और तभी इस चीज को सुनते हुए क्वींसी मन में सोच रही थी कि ली डोंगलाई अपनी दोस्तों के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अभी उसके पास मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड उसके पास है, क्या वो लोग यूजुअल फैमिली से हैं। तो अभी वो बात करने लगता है कि चलो तुम मुझे एड्रेस दे दो, मैं टैक्सी लेकर वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो अभी उस साइड से ली डोंगलाई बात करने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें ऐसे टैक्सी से वहां पर नहीं देने जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नेबरहुड्स में इंतजार करूंगा। तभी वहां पर क्वींसी उसकी बात को सुनता हुआ कहते कि देखो ये मेरा स्टूडेंट्स है, वो उसका फैमिली बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है और उसकी फैमिली का सरनेम्स जो है ली है। क्या तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता है चीचिंग? तो चीचिंग बात करने लगते है कि मैंने बिल्कुल भी इन सारे चीजों के बारे में कभी भी क्या नहीं किया है। वो बता रही कि ऑलराइट ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं क्वींसी बाबा को थोड़ा सा पिंच करने लगती थी। बाबा गुस्से में आकर कर लेती कि व्हाट क्या हुआ। तो तभी क्वींसी उसे बात कर लेती कि देखो, अगर मैं कुछ ज्यादा ही फ्रेंड बना लूंगी तो फिर हम लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। अगर तुम ऐसी जगह पर काम कर रहे हो, अगर कोई भी किसी काम में आ जाता है, मतलब कुछ भी हो जाते हैं, तो फिर हम लोग इन सारे बड़े बड़े लोगों को जो है फ्यूचर में एक दिन यूजफुल के रूप में, मतलब काम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी बाबा उसकी बात को सुनते हुए बताते हैं कि देखो, अगर तुम्हें पसंद है तो फिर तुम जा सकते हो, क्योंकि अभी तुम जो है एडल्ट हो गए हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। इस बात को सुनता क्वींसी भी कहता है कि मैं तुम्हारे परमिशन बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट तुम्हें ये रिमाइंडिंग दे रही हूँ कि तुम इन सारे टीशर्ट्स को अच्छे से वॉश करना। ये कहते वो दौड़ते हुए वहां से भागने लगती है और फिर उसे क्वींसी रोकने लगता है, लेकिन मतलब क्वींसी को रोकने लगता है बाबा, लेकिन वो रुकता नहीं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी के घर के सामने गाड़ी भी आ जाते हैं। वो सीधा गाड़ी पे, मतलब बैक वाला सीट पे बैठ जाते हैं। तो वो देख पाते हैं कि वहां पर जिकुई बैठी हुई है। तो फिर जिकुई के पास ही वो जब बैठती है तो जिकुई उसे कहती है कि देखो, तुम पैसेंजर सीट पे बैठ सकते हो, तुम मेरी सीट बगल वाली सीट में बिल्कुल भी मत बैठो। तो क्वींसी उसे बताता है, देखो मैं उसकी टीचर हूँ, सो आई शुड बी इन द बैक सीट, और तुम उसकी सिस्टर हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रंट सीट पर बैठना चाहिए। तभी वहां पर जिकुई भी उसकी मजाक उड़ाने लगती है, बताते हैं कि तुम एक पोर टीचर हो जिसे मंथली सैलरी दिया जाता है। तो क्वींसी उसे बताती है कि वर्ड, तुम मुझे एकदम से लुक डाउन अपन मुझे ना मत देखो, और वैसे भी तुम अगर मुझे $100,000 of भी देते हो, फिर भी मैं तुम्हारा बिल्कुल भी टीचर नहीं बनने वाला हूँ। वो बताते हैं कि आई वुड नॉट टॉक टू यू अगेन। तो क्वींसी कहते हैं कि रियली। फिर वो लोग ऐसे झगड़ा करने लगते हैं और जिकुई उसकी बात से बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो लोग उसी एक बहुत बड़े लग्जरी क्लब में चले जाते हैं। बहुत सारी खूबसूरत लड़की उन लोगों के लिए रास्ते पर ही इंतजार करती है। तो जैसे वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, क्वींसी उसे कहता है डोंगलाई को, क्या तुम इसी को कराओ को कह रहे हो? तो डोंगलाई उसे बताता है कि हाँ, हम लोग यहीं पर गाना गाने के लिए आते हैं। देखो ये एक प्राइवेट क्लब है जो कि मेरी एक दोस्त ओन करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल बिल्कुल भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर बहुत काइंड्स ऑफ सर्विस रहते हैं, बट हम लोग जस्ट यहाँ पर कुछ गाने को ही गाएंगे। क्वींसी, क्या तुमने कभी भी ऐसे क्लब में आए थे? तभी क्वींसी उसे कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्ञान देने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स तुम सीखते हो तो फिर तुम्हें जो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ रखना चाहिए, तुम्हें एनर्जी से भरपूर रहना चाहिए। ऐसे जगह पर मैं कैसे आ सकता हूँ? देखो अगर तुम ऐसे जगह पर आओगे तो फिर तुम सिर्फ अपनी मन को शांति दे सकते हो, लेकिन तुम इस चीज को मत भूलना कि प्लेजर्स हमेशा सब कुछ नहीं होता है। इस बात को कहते हुए मन में सोच रही थी कि डैम, मैं ये बातें करने में तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ, लेकिन सचमुच मैं तो इस चीज को चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी ये सोचने समझ में नहीं देना चाहता हूँ। आगे उसे ना समझ में आ जाए मुझे ये सब कुछ पसंद है। खैर तभी वो लड़का ली डोंगलाई भी बताता है कि हाँ, मैं भी ये बात करता हूँ कि मैं आगे से बिल्कुल भी ऐसी जगह पर नहीं आऊंगा। खैर उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते। जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पर वीआईपी लोग रहते हैं। उसकी दोस्त उसे देखते ही डोंगलाई को कहने लगती कि हे तुम आ गए हो, और फिर क्वींसी को देखते हुए भी बताता है कि हेलो, आप मस्ट भी उसकी टीचर होंगे, है ना? नाइस टू मीट यू क्वींसी। और फिर सभी लोग क्वींसी को हेलो कहते हैं। तो एक लड़का कहते हैं कि क्वींसी, डोंगलाई ने ये कहा है कि तुम फाइटिंग में बहुत बढ़िया हो। मैं जो है बहुत सारे सेवल ईयर्स से ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाउ अबाउट कि तुम अपने स्किल को भी एक दिन मुझे दिखाओ? तो क्वींसी भी उसे कहते हैं कि ओके एनी टाइम। और यहाँ पर जिकुई, यहाँ पर ली जोंगविंग को कहता है कि तुम मेरे लिए एक चीज को वो ऑर्डर करके और क्वीन बाओ के सॉन्ग्स को लगाने के लिए कहता है। वो लड़का भी कहता है कि ओके ठीक है। तो तभी इन लोगों की बात को सुनता हुआ, यानी कि इस लड़के को बात को सुनता हुआ, वहां पर डोंगलाई आकर क्वींसी को बताने लगता है कि क्वींसी देखो, तुम इन लोगों की बात को बिल्कुल भी दिल में मत देना, ये इन लोगों का स्टाइल ही होता है।
तो भाई क्विंसी भी उसे कहते हैं कि दैट्स नॉट फॉर स्ट्रेंजर्स, ओके। लेकिन वो बताता है उसे, देखो इसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है, तुम तो इस चीज के बारे में जानते हो अच्छे तरीके से, है ना। लेकिन क्विंसी तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो नाटक मारता हुआ कहता है कि देखो मैं तुम्हारा वहां पर टीचर हूँ, इसी वजह से मेरा काम बनता है कि तुम्हारे ऊपर सुपरवाइज करो, है ना। खैर उसके बाद वहां पर उससे वो समझाने लगता है कि कम ऑन, मैं तुम्हें जो है इन सारे लोगों के बारे में बताता हूँ। देखो ये जो लड़का वहां पर गाना गा रहा है उसका नाम है ली जोंगविंग। उसके फादर भी एक बहुत बड़ा आदमी है, उसका ग्रैंडफादर जो है वो उसके ज्यादा भी पावरफुल है। वो एक प्रिंस की तरह एरोगेंट है, बट वो बहुत ज्यादा रिलायबल दोस्त है। और वो जो लड़का है जो कि कुछ समय पहले तुम्हारे साथ फाइट करने के बारे में बात की, उसकी नाम है बी गविन। वो बहुत ही ज्यादा ब्रेनलेस है और बहुत ज्यादा बैड टेम्पर वाला है। उसकी फादर मेरे फादर के नीचे काम करते थे, लेकिन उसका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो मुझसे इतनी ज्यादा भी बेकार नहीं थे, और वो मार्शल आर्ट से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। और अभी यहाँ पर जो एक अच्छे लड़के देख पा रहे हो, प्रिटी बॉय, उसका नाम है हुआंग ताइजी। वो एक विलेन की तरह काम करते हैं। अगर तुम यहाँ पर कोई भी एविल आइडियाज के बारे में बात करते हो तो फिर यही होता है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पर जो एकदम शांत स्वभाव वाले ग्लोमी लड़के को देख पा रहे हो जिसका नाम है झांग वंगुन। उसके फादर भी एक गायग्लू है और उसकी मदर भी फेमस एंटरप्रेन्योर है। उसका जो ये मेसी फैमिली जो इन्वायरमेंट है उसे एकदम साइकोलिस्ट ऐसे एबनॉर्मल बना दिया है। इसी चीज को देखते हुए क्विंसी मने मन सोचने थी कि नॉन ऑफ योर फ्रेंड्स लुक नॉर्मल लाइक मी। तो फिर यहाँ पर क्विंसी इन सारे लड़कियों के बारे में भी बात करने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा लड़की है तो फिर उन लोगों के बारे में बात करो। तो वो बताती है कि हाँ ठीक है, वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो एक बोहेमिया ड्रेस पहने वाली लड़की है उसकी नाम है जी क्वीन। वो भी एक बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से आती है। और यहाँ पर जो एक हैवी मेकअप वाला लड़की को देख पा रहे हो वो उसका नाम है चेन क्वीन ग्रोन। देखो मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। वो ये भी बात करती है कि वो उसका फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, पावरफुल है और एक रेवल टाइप का भी है। और यहाँ पर जो एक सादा सीधा वाला लड़की देख पा रहे हो जो कि सादा सीधा वाले ड्रेस पहनी हुई है, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, वो भी बहुत ज्यादा सुपर रिच है। उसकी फादर एक बहुत ज्यादा फेमस टाइकून है। इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहने लगता है कि हमेशा जो है रिच पीपल अपनी लो प्रोफाइल को रखते हैं। तो यहाँ पर जो है जिक्वी गाना गाने लगती है। तो इसके गाने को सुनते हुए वही ज्यादा मेकअप ठूसने वाला लड़की बात करती है कि क्या तुम सचमुच क्वीन बावो के जैसा भी गाना गा सकते हो? ब्रावो, बहुत बढ़िया। तो बोहेमिया ड्रेस पहनने वाली वो लड़की बताती है कि जिक्वी तुम इतनी ज्यादा क्वीन बावो को क्यों पसंद करते हो? मुझे जो है विल्सन बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। तो तभी अब जिक्वी बात करने लेती है कि देखो अगर मैं सिंगिंग के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि क्वीन बावो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर ज्यादा मेकअप पूछने वाला लड़की बताती है कि मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है क्योंकि कुछ समय पहले उसकी जो है कुछ बातों के बारे में, रूमर्स के बारे में सुनी थी। वो कुछ जो है मिस्ट्रेस है रिच आदमी का। तभी जिक्वी बात करने लगी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके हर एक गाना जो है उसके भाई लिख देते हैं और फिर वो खुद इंटरनेट पे आके इस चीज को क्लियर करती है। इस बात को सुनते हुए वो सभी लोग पता करने लेती क्या सचमुच? तो फिर यहाँ पर जिक्वी यहाँ पर क्विंसी के बारे में इशारा करती है और कहती है क्या तुम लोग उसे जानते हो? तो बोहेमिया ड्रेस पहने वाले लड़की बात करती है कि हाँ हम लोग तो जानते हैं कि वो तुम्हारी ब्रदर की ट्यूटर है। और तभी वो ज्यादा मेकअप पूछने वाला लड़की बात करती है कि हाँ वो तो क्यूट है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है। और तभी वहां पर जो एक लड़का रहता है वो जिक्वी की बात करने लगी, जिक्वी अभी मैं तुम्हारे लिए एक गाना को गाऊंगा। लेकिन जिक्वी बिल्कुल भी कहने लगता है कि तुम यहाँ से बाहर में जाओ, तुम नहीं गाओगे। लेकिन वो फिर भी उसके लिए फेयरी टेल्स गाना को लगाता हुआ बजाने लगता है, लेकिन उसके गाने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। सभी लोग अपना डेकोरेशन, खाना, सेल्फी में बिजी है। तो तभी अचानक से वो ज्यादा मेकअप ठूसने वाला लड़की जो है डोंगलाई को बात करने लगता है कि देखो मैं कैफेटेरिया में जा रहा हूँ थोड़ा सा स्नैक्स लाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो तभी यहाँ पर डोंगलाई बताई कि यस मैडम। डोंगलाई फिर क्विंसी को बता देगी क्विंसी मैं अभी के अभी वापस आता हूँ। तो फिर क्विंसी भी डोंगलाई को बताता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं भी थोड़ा सा बाहर जाता हूँ सिगरेट खाने के लिए। तो जैसे वो लोग बाहर चले जाते हैं यहाँ पर दोबारा से ये लड़का जिक्वी को कहने लगता है कि जिक्वी मैं तुम्हारे लिए दोबारा से और एक गाना गाऊंगा। लेकिन जिक्वी उसे बिल्कुल भी गाना गाने के लिए बारण करती है कि नहीं गाओगे। लेकिन ऐसी कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते ज्यादा मेकअप ठूसने वाला लड़की चिल्लाते हुए अंदर की तरफ आती है कि मदद करो मदद करो, ली डोंगलाई एक बहुत ज्यादा मुश्किल में है, हमें जो है अब लोगों की मदद चाहिए। और उसके बाद वो लड़की जैसे आकर ये बताने लगती है कि ली डोंगलाई एकदम खतरे में है, उसे मदद की जरूरत है। इस बात को सुनते हुए इसके सारे दोस्त लोग बताने लगते हैं कि वो अभी कहाँ पर है। जिक्वी एकदम से एक दारू की शराब की बोतल को उठा लेते हैं हाथ पे और बताने लगती है कि ये इडियट हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर ही देते हैं।
ये कहते हुए उसकी दोस्त के साथ साथ जिकुई सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत से सारे ऐसे लोग रहते हैं जो लोग यहाँ पर ली डोंगलाई को मारने लगते हैं। तभी वहां पर एक आदमी भी रहता है, वो कहता है कमीना तो अपने आप को क्या ही समझता है। ये कहते उसके सर पे एक कप को फोड़ देते हैं। तो पीछे से एक लड़का बता रहे थे कि मिस्टर लिू प्लीज आप इसे अभी रोक दीजिए, अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली करते रहते तो ये लड़का जो मरा भी जा सकता है। लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता है, बट उसे ही मिस्टर लिू को उसे थप्पड़ मारते हैं। तभी वहां पर जिकुई भी दौड़ती हुई आती है और ली डोंगलाई को देखते हुए जैसे ली डोंगलाई को लोग पीटते हैं, उन लोगों में से एक के सर के ऊपर वो बोतल फोड़ देते हैं, यानी कि उसी मेन आदमी के ऊपर। तभी उस चीज को देखते हुए एक बॉडी गार्ड जिकुई को एकदम से जोरदार का लात मारती है। जिकुई एकदम दूर जाकर गिरती है और उसकी डोंगलाई की पूरी और दोस्त लोग आ जाते हैं यहाँ पर बचाने के लिए। वो लोग भी एक एक करके एक बोतल, कोई झाड़ू वाड़ू सब कुछ उठाते हुए इन लोगों के साथ अब लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और फिर कहने लगता है कि कमीने लोग, तुम लोगों ने हमारे दोस्त को मारा, इन सारे कमीनों को मारो। और फिर वो सभी लोग उन लोगों के साथ लड़ने लगता है। एक लड़की जिकुई को उठाने लगती है और बता देगी क्या तुम ठीक हो जिकुई। और यहाँ पर जो भोले वाला सादा सीधा लड़का रहता है वो डोंगलाई को लेके वहां से निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जैसे तैसे इधर भागकर चले आते हैं। तो एक बंदा बताता है कि ये कमीने लोग, क्या हम लोगों को अभी मदद के लिए किसी को फोन करने की जरूरत है। लेकिन तभी जिकुई बता दे कि तुम लोग अपनी बकवास से बंद करो, अभी जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, क्योंकि ली डोंगलाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा है। तभी ली डोंगलाई बताने लगता है कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो ट्यूटर है उन्होंने मुझे ये बताया कि कभी भी अगर कोई भी मुसीबत आ जाए तो कवर्ट की तरह मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए। लेकिन तभी वो ज्यादा मेकअप ठूसने वाली लड़की बताती है कि लेकिन बाय द वे वो अभी कहाँ पर है। तो एक लड़का बताता है कि कुछ समय पहले ही तो वो इसी जगह पर था, अभी वो कहाँ पर भाग गए। तो एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वो अभी यहाँ से भाग गया है। लेकिन अभी के अभी उन लोगों ने जिस सारे लोगों को पीट कर आए थे वो लोग उसी जगह पर दोबारा से लोगों को पीटने के लिए आते हैं। तो उनमें से मेरा आदमी कह रहे कि जाओ उन लोगों को पीटो। लेकिन जैसे वो लोग जाने लगते हैं अचानक से उन लोगों के पीछे क्वींसी आ जाता है। क्वींसी आते कहने लगती कि हे तुम लोग कुछ ज्यादा अनफेयर चीजें नहीं कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे बात कर सकते हो कि आखिरकार जब मैं रेस्ट रूम में था तो यहाँ पर क्या सब कुछ चल रहा था। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हे तू अपने आप को क्या समझता है, तू कौन है, तो अपने काम से काम रखना। तभी क्वींसी कहता है कि वो मेरा स्टूडेंट है। इस बात को सुनकर ये आदमी कहता है कि अच्छा तो फिर तू भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, गाइस चलो इनको भी पीटो। और जैसे वो पीटने के बारे में बात करता है क्वींसी इतनी ज्यादा तेजी से आकर उसके एक बॉडी गार्ड को लात मारता है कि कुछ दूर जाकर वो खिसक कर पड़ते हुए वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। एकदम से ये आदमी देखते हुए इसे शॉक में आ जाता है। सभी लोग एकदम खुश भी हो जाता है डोंगलाई की जो दोस्त लोग होते हैं। तो फिर क्वींसी कहते हैं कि सो व्हाट भी बताओ मुझे। और फिर क्वींसी इन सारे लोगों को एक एक करके बहुत ज्यादा बुरी तरीके से धोने लगता है। खैर उसके बाद वो अपना शर्ट भी एकदम फेंक देता है और बताता है कि एनीवन एल्स यहाँ पर। तो भी यहाँ पर उनमें से एक आदमी कहते हैं कि कम ऑन गाइस, हम सभी लोग एक साथ मिलकर उससे अभी लड़ेंगे। सभी लोग एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन क्वींसी का ये कोई बात नहीं है, क्वींसी एक एक करके सभी लोगों को लात मार के एकदम से नॉक डाउन कर देते हैं। क्वींसी बताने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओगे और मैं हार जाऊंगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। नो अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। तो फिर एक आदमी हाथ उठाता है। तभी डोंगलाई बताता है पीछे से ये कमीने लोग जो है चिन कियोनून के साथ कैफेटेरिया में बदतमीजी की थी, इसी वजह से मैंने इन लोगों को पीटा था। और उसके बाद ये लोग जो है मदद के लिए कुछ दूसरे लोगों को पुकारा और फिर ये लोग बदला लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर आए। और इस बात को सुनता हुआ क्वींसी मन मन सोच लेते कि वाओ दैट्स रोमांटिक। और तभी एक आदमी दोबारा से खड़ा होने लगता है, बोतल को हाथ में लेते हुए बताने लगता है कि कोई भी आज यहाँ से निकल नहीं सकता है। दोबारा से वो मारने के लिए आता है, लेकिन इधर क्वींसी एक बोतल को उठाते हुए दोबारा से उसकी सर पे ही फोड़ देता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। और तभी उसका वो कुछ जो दोस्त लोग होते हैं डोंगलाई की, वो लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं क्वींसी का। और क्वींसी इधर मिस पई को फोन करती है और बता दे कि देखिए आपकी जो न्यू फ्यू को पीटा गया है किसी के द्वारा, क्या आप अभी यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मिस पई बता दी क्वींसी क्या तुम उस चीज को अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो। तो मैं क्वींसी बता दी कि देखो अभी वो लोग ग्राउंड पे सोए हुए हैं, बट ये उन लोगों का टेरिटरी है, तो इसी वजह से हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस बात को सुनते हुए मिस पई बता दी कि अच्छा ऐसा बात है, चलो तुम मुझे बताओ अभी कौन सी जगह है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है उसी हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगलाई को एडमिट किया गया है। तो वहाँ पर डोंगलाई के साथ साथ उसकी बहन और क्वींसी भी रहता है। तो यहाँ पर मिस पई आ जाती है। मिस पई आते ही बताने लगती है तुम लोगों ने इस चीज को दोबारा से किया है। तो सभी लोग यहाँ पर क्वींसी की तरफ देखने लगते हैं। फिर क्वींसी यही कहता है कि देखो नानमन, ये उन लोगों का गलती नहीं है, उसका गलती नहीं थे। तो मिस पई कहती है कि तुम्हें तो चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। तो क्वींसी कहती है कि मैं ठीक हूँ,
तो तभी डोंगलाई बताते हैं कि क्विंसी सचमुच यहाँ पर डजन्स ऑफ पीपल को एकदम से डिफेक्ट कर दिया है। सचमुच वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। उसकी आंटी उसे एक बहुत ज्यादा गुस्से वाली आंखों से उसे देखने लगती है और तभी वो डर के मारे चुप हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्विंसी बताते हैं कि फिर आप उन लोगों के बारे में क्या करेंगे, मतलब उन लोगों के साथ क्या करेंगे। तो तभी यहाँ पर मिस भी बता देती कि विल अभी वो लोग अभी प्रिजन पे है, वो कुछ सालों तक अभी वो लोग प्रिजन पर ही रहेगा और अभी वो क्लब भी दोबारा से कभी भी ओपन नहीं होगा। मैं इस चीज को पूरी तरीके से हैंडल कर ली हूँ। अगर यहाँ पर किसी दूसरे स्ट्रेंजर्स के पेरेंट्स होते तो मुझे लगता है कि वो लोग और भी ज्यादा रोतलेस हो जाते। थैंक यू तुमने जो कुछ भी किया था आज उसके लिए, और इसी वजह से फीवर के दौर पे मैं तुम्हें घर तक छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो इस बात को सुनते हुए क्विंसी भी बताने लगता है कि ओके ठीक है। फिर वो लोग जाने लगता है। तभी यहाँ पर डोंगलाई बताने लगता है उसकी बहन को, देखो वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। क्या वो अमेजिंग नहीं है? मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट तुम तो मेरी बात को बिलीव ही नहीं कर रहे थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, उसने जो है इतनी ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा आसानी से नॉक डाउन कर दिए। खैर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, वहीं पर वो ज्यादा मेकअप ठूसने वाला लड़की चले आती है। तो उसे देखते हुए डोंगलाई उसे कहने लगती है कि तुम अपनी वर्ड को छोड़कर इस जगह पर क्या कर रहे हो। तो बताते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे वजह से नहीं आई हूँ, वो मैं तुम्हारे टीचर के वजह से आई हूँ। डोंगलाई बताता है कि मेरी आंटी ने उसे वापस भेज दिया है, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं जो उसको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पर्सनली। वो बताते हैं कि देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्विंसी हमेशा से यही कहता है कि जो कोई भी अनफेयर किसी को पीटा जा रहा है तो तुम्हें उसे जाकर मदद करना ही चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि विल तुम्हारे पास क्या उसकी फोन नंबर है। डोंगलाई बताता है कि नहीं तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो ये कहते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि क्या सचमुच उसको क्रश आ गया है उसके ऊपर। लेकिन तभी वो लड़की उसे गुस्सा दिखाने लगती है और बताती है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, क्या तुम मुझे उसके फोन नंबर दे रहे हो या नहीं, जल्दी करो और मुझे उसकी फोन नंबर दो। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है जब यहाँ पर मिस पी और क्विंसी दोनों ही बाहर आने लगते हैं। कुछ आदमी लोग वहां पर आ जाते हैं। आते एक वो लाल ड्रेस पहनने वाला बंदा कहने लगता है कि बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हो। क्विंसी बताते हैं कि नानमान क्या आपका ये साइड किक है। तभी वो बताने लगते हैं कि नहीं, वो मेरे हस्बैंड का लड़की है, मतलब एक्स हस्बैंड की लड़की है। इस बात को सुनते हुए क्वींसी मन ही मन सोच रही थी क्या एक्स हस्बैंड, वाह वो उसने तो ऑलरेडी शादी कर ली है। पी नानमा सचमुच एक मैच्योर वुमेन है, वो सचमुच क्वीन बाओ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर क्वीन बाओ ऑलवेज से ही जो इनोसेंट की तरह ही है। उसके बाद ये आदमी कहते कि मिस पेई, मिस्टर काओ ने बताया है कि मुझे यहाँ पर आने के लिए अगर मैं आपके लिए कोई भी चीज को कर सकता हूँ तो। इस बात को सुनते हुए मिस पेई बताने की नॉट हारी, मैं अपनी दोस्त को अभी घर भेजने जा रही हूँ। इस बात को सुनता वो लड़का कहता है कि मिस्टर काओ आपके लिए डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं वापस जाने के लिए। वो कहाँ पर रहते हैं, मैं उसे छोड़ के जा सकता हूँ, मतलब छोड़ने के लिए जा सकता हूँ। और ये कहते उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताते इट्स नॉट एप्रोप्रिएट कि मिस्टर काओ को आप इंतजार करवाए। इसी चीज को देखते हुए मिस पेई एकदम से गुस्से में आ जाती है और बताती है कि अगर मैं तुम्हें रिवर में फेंक दूं तो फिर क्या ये एप्रोप्रिएट रहेंगे। इसी चीज को देखते हुए लड़का एकदम से गुस्से में आ जा मतलब डर जाता है और कहते हैं कि सॉरी आप जा सकते हैं। उसके बाद मिस पेई और क्विंसी दोनों गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तभी मिस पेई बताने लगती है जब तुमने मुझे फोन किया था तो उस समय मैं अपनी एक्स हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी, मतलब ओल्ड फ्रेंड के साथ। तो क्विंसी बताती है कि आपका एक्स हस्बैंड, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप मतलब ऑलरेडी शादीशुदा हो। इस बात को सुनते हुए एकदम से मिस पेई उसे आंखें दिखाने लगती है। तो क्विंसी भी कहते हैं कि आपका एक्स हस्बैंड क्या आपको वर्ड शैडो नहीं कर रहे हैं। और मिस पे एकदम गुस्से में आकर कहते कि तुम दोबारा से अगर बात करोगे ऐसा तो मैं तुम्हें रिवर में फेंक दूंगी। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। देख पाते हैं कि जीजिंग अपने काम पर जाते हैं क्वींस मतलब बाओ को बताती हुई। तो इधर बाओ जो है क्वींसी को बताती थी कि देखो अभी ब्रेकफास्ट ठंड हो गई है तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए गर्म कर सकते हो। तो क्वींसी कहती कि ओके। कुछ समय के बाद वो गर्म करके खाना लेकर आ जाते हैं और बता दें कि क्या तुम वेटिंग किस वजह से करो, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो। बाबा बताते हैं कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो फिर क्वींसी उसके बगल में बैठ जाता है और बताता है कि क्या तुम डाइट में हो या तुम्हारे पीरियड्स है। वो बात बताती है कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, देखो मेरी अभी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही। क्वींसी क्या तुम मेरे लिए प्लीज मसाज कर सकते हो। क्वींसी बताने लगती है क्या तुम्हारे विश में तुम तो अभी डांसिंग भी रिसेंटली नहीं कर रहे हो। इस बात को सुनते वो एकदम गुस्से में आ जाती है और बताती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे अच्छे नहीं लग रहे कमर में, तुम मेरी मैसेज क्यों नहीं करोगे, तुमने तो जीजिंग को किया था। और इसी चीज को सुनते हुए क्वींसी मनी मन उसे लगता है कि सचमुच वो बहुत ज्यादा जेलियस फील कर रहा है। मैंने जीजिंग को जो कल मैसेज दिया था इसी वजह से। वो देखो ओके मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तभी इसी बात को सुनते वो मुंह फुलाकर वहां पर सो जाती है और उसको वो सर्विस देने लगती है। तो फिर क्वींसी उसे बताने लगते हैं कि आप मेरी सेटिस्फाई है सर्विस से मिस माय लेडी। तो क्वींसी बाओ बताने लगती है कि विल ड्यू ट्रीट जीजिंग द सेम।
इस बात को सुनता हुआ क्वींसी मन में सोच रही थी कि सचमुच वुमेन सचमुच बहुत ही ज्यादा टेरिबल हो जाता है जब वो लोग जेलस महसूस करते हैं। तो बाबा तभी उसे बताने लगे, देखो क्वींसी, अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अभी इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। देखो जीजिंग का जो फैमिली है वो कैपिटल सिटी में रहते हैं और उन लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। देखो अगर कोई एक दूसरे आदमी जो है शादी करने वाले है किसी दूसरे को, तो यहाँ पर उन दोनों का जो सोशल लाइफ, इकोनॉमिक स्टेटस ये सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर शादी में कुछ ट्रेजेडी हो जाते हैं। इस बात को सुनते हुए क्वींसी मन में सोच रही थी कि विल मैं यहाँ पर क्या ही बताऊँ। कभी वो बताते हैं कि जीजिंग मेरे साथ रह सकते हैं और कभी वो बात करती है कि जीजिंग मेरे लिए सुटेबल नहीं है। सचमुच वुमेन को समझना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो फिर क्वींसी बताते हैं कि हाँ यू आर राइट, आई एम ग्लैड कि मेरे पास तुम्हारे जैसे कोई बहन है, मुझे कोई गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। बाबा भी इस बात को सुनते हुए कहती है कि इट्स गुड कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता है, देखो मुझे अभी भूख लगी है। तभी क्वींसी उसे बता देगी कि तुमने तो कुछ समय पहले ही बताया था, क्या तुम इसे पर्पस के लिए करो, अभी कोई भी चीज बचे नहीं हुए है, कुछ मतलब छोटा मोटा कुछ चीजें हैं। तो बाबा बता दी कि ठीक है, मैं अभी जो है कुछ बाहर का खाना खाना चाहती हूँ, मतलब ईस्ट वाइंड रोड के, उससे लाने के लिए बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वींसी माना करता है कि मैं बिजी हूँ, और जैसे वो बिजी के बारे में बात करते हैं वो उसे मारते हैं और बताते हैं कि मुझे चाहिए। तो फिर क्वींसी कहती है कि ठीक है मैं ला रहा हूँ। कुछ समय के बाद ही वो खाना लेकर चले आते हैं और यहाँ पर बाबा को देख पाती है कि बाबा रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी गाना को जो है उसी लड़की को दे दिए थे। तो क्वींसी उसे कहने लगती क्या हुआ। तभी यहाँ पर बाबा उसे बताने थी कि मैंने जो जू यनहो को वो नया गाना दिया था, उसने एक एल्बम को रिकॉर्ड किया और अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, मतलब वीकली लिस्ट में अगर देखें तो वो नंबर 1 पे रैंक कर रही है। तो क्वींसी से बताइए कि क्या तुमने देखा, मैंने जस्ट उसे एक गाना दिया और एकदम से वो ए लिस्टर का सिंगर बन गए। व्हाट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा समय खर्च किया, एनर्जी खर्च किया तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा, पियानो को बजाया, लेकिन स्टिल तुम अभी भी एक सी लिस्टर के ही हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं मुझे क्या ही करना चाहिए। तो बाबा बताते हैं कि देखो उसकी फैंस ये बात कर रहे हैं कि तुम उसके लिए और एक गाना लिख कर दो, सचमुच ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। उसकी बात सुनते हुए बाबा की बात सुनते हुए क्वींसी कह रही है कि तुम इडियट हो। तो गाइस आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।